लास्ट सेशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पे छोड़ा था, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं आज। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स, उसके लिए जो प्रॉफिट हमारा फर्म का प्रॉफिट होता है उसी के लिए हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? पी एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन ऑफ द पी एंड एल होता है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें बेसिकली क्लास में भी आपको समझाया गया है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड पहले कोई भी क्वेश्चन पार्टनरशिप का आपको आता है, देन यू हैव टू मेक ए फर्स्ट टेम्पलेट, एक टेम्पलेट बना लो। उससे ईजी क्या रहेगा कि क्योंकि इसमें वर्किंग्स बहुत हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसकी एक वर्किंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसकी एक वर्किंग है, प्लस पार्टनर्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने की इसकी एक वर्किंग होती है, और सैलरी एंड कमीशन इसकी एक वर्किंग होती है। तो आप पहले एक टेम्पलेट बना लीजिए, जो ये टेम्पलेट यहाँ इसमें दिया हुआ है, देन उसको फिर हम उससे हम क्वेश्चंस को समझने में इजी हो जाता है। ओके, नाउ इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जैसे आपको बताया कि एक्सटेंशन होता है पी एंड एल अकाउंट का। सो उसमें जो प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट है जो पी एंड एल अकाउंट में फर्म का जो प्रॉफिट है वो इसके क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाता है, और अगर हमें लॉस हुआ है तो उसके डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये इसके मैक्सिमम कंटेंट्स हैं, ये इसके मैक्सिमम कंटेंट्स हैं। लाइक डेबिट में आप देखेंगे तो सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ़ अलाउड बाय द डीड। आपको बोला गया अगर डीड में, पार्टनरशिप डीड में अलाउड है तो ही यहाँ पर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। देन क्या है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगी उस प्रॉफिट को एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। क्रेडिट में क्या आता है? क्रेडिट में आता है नेट प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ़ अलाउड बाय द डीड, अगर डीड में हमें अलाउड होता है तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, नहीं हम उसको नहीं पे करेंगे। ओके, एक इसमें नोट करने वाली क्या बात है, नोट इफ़ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हैव लॉस, अगर इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आता है आफ्टर ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस फ्रॉम द पी एंड एल अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, credit of interest on drawings, okay, there will be no appropriation for IOC, interest on capital, salary, commission to partners is made। इसका क्या मतलब हो गया? अगर हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ऐड करने का, क्योंकि ये प्रॉफिट में लॉस में ऐड हो जाता है, इसमें ऐड करने के बाद अगर हमारे पास सफिशेंट लॉस पैसा नहीं है जिससे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन पे कर सके, तो उसमें इसका कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। ओके, ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि उसमें एप्रोप्रिएशन का पास कुछ है ही नहीं। दूसरा, लॉस जो होता है इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी लॉस आएगा वो हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। इट मेक सेंस ऑल्सो। देखो क्या होता है, जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमको लॉस आ रहा है तो उसको फिर जो एक उसका ओनली इनकम, एक जो क्रेडिट आता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही होता है फर्म के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसमें ऐड करके वही पैसा हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ना कि हम सैलरी दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं, वो सब हम नहीं देंगे। ठीक है, होप इट क्लियर। ये पॉइंट क्लास में भी अच्छे से क्लियर किया था। अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर हम और क्वेश्चन भी आपको करके बता सकते हैं। ओके, नाउ एक नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ठीक है, अब पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि ठीक है भाई, हम पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ पैसा अपने जनरल रिजर्व में अपनी सेफ्टी के लिए भी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आ सकते हैं, सो बी वेरी पे अटेंशन, आप इस पर प्लीज़ अपनी अटेंशन दें कि उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, कैलकुलेशन के 3 तरीके हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आप बोला जाएगा परसेंटेज, कि आपको बोल दिया जाएगा कि 10%, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट बोला है तो बिल्कुल ठीक है, जो पी एंड एल क्रेडिट में आ रहा होगा उसका आप सीधा परसेंटेज निकाल के आप उसके ऊपर अपना जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, परसेंटेज ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जो आप आफ्टर पेइंग IOC और अदर्स आपको सैलरी जो हम बाकी पार्टनर्स को देते हैं उसके बाद माइनस करने के बाद आप उसका वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। एक जो थर्ड पार्ट टेक्निकल है,
होप आपने क्लासेस में भी इसको पढ़ा होगा, पहले भी पॉइंट आया होगा कि परसेंटेज ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इसका क्या मतलब होता है? दिस इज़ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। दिस मीन्स इट इज़ इंक्लूडिंग द रिजर्व, मतलब मीन्स जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा नेट आफ्टर ट्रांसफरिंग द रिजर्व, तो उस केस में हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? क्योंकि वो उसमें इंक्लूड होता है, तो कोई भी रेट दिया हो, जो 10 यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10% है, तो 10/110 किया जाएगा मल्टीप्लाई बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। होप ये क्लियर। ऐसे के एग्जाम्पल अपने क्लास में भी किया था, नहीं है तो आप हम लोग दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप कमेंट में बोलिए, मैं आपको दोबारा इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, होप दिस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन द P&L एंड द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? ऑलरेडी मैं काफ़ी बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, बट जस्ट मैं आपको एक यहाँ पे हाई लेवल एक व्यू दे देता हूँ। P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि P&L अकाउंट होता है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपरेशन के बाद बनाया जाता है, और इट स्टार्ट्स विद अ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द P&L अकाउंट। जब फर्म का जो अकाउंट होता है, हमें जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन और P&L की बात करेंगे तो हमें फर्म का अकाउंट देखना है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमें माइंड में देखना है कि हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्म और यहाँ पार्टनर, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये इनका अकाउंटिंग व्यू में बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, बोथ अलग अलग हमें सेपरेट लीगल एंटिटी व्यू देखना है, दोनों अलग अलग होते हैं, ये मानना है। हाउएवर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और फर्म दोनों एक ही हैं, ओके, उसको ध्यान में रखना। नाउ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या बोल रहे हैं? प्रिपेयर आफ्टर P&L अकाउंट स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट। जो भी अगर नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से आया होगा, अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल भी दिया है, लॉस होगा तो डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ओके। नाउ P&L अकाउंट टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस इनकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। P&L अकाउंट जो बनाया जाता है बेसिकली, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लॉस कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग उस अकाउंटिंग ईयर में, ये जानना होता है, ठीक है। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन का जो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट आएगा, कितना लॉस आएगा, उसको जानने के लिए होता है, ना कि ओके टोटल प्रॉफिट ऑफ देयर एज इन P&L अकाउंट में, ओके। दूसरा, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मैंने आपको पढ़ाया है, पहले इसके ऊपर फर्स्ट लेक्चर में भी कवर किया था। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, P&L अकाउंट होता है जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट को हम कैसे बांट रहे हैं अमंग द पार्टनर्स, ओके। नो पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए गाइडेड बाय दी पेड डीड। अगर डीड में लिखा होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, डीड में लिखा होगा तो सैलरी देंगे डीड में, अगर नहीं लिखा होगा तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल, इसका एक पॉइंट मैचिंग प्रिंसिपल पे काम करता है P&L अकाउंट, आपने पढ़ा होगा मैचिंग प्रिंसिपल। जो मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि रेवेन्यूज एक्सपेंसेस आर मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू, मतलब हम उतना ही एक्सपेंस बुक करेंगे जितना हम रेवेन्यू बुक कर रहे हैं। बट इस केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होता। ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, तो आप इनको जस्ट अपने माइंड में रखना कि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए कोई मैचिंग प्रिंसिपल का अकाउंट नहीं करते। वहाँ तो हमें जो पार्टनर्स को जो एग्रीड होता है, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, जो पार्टनरशिप जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे मूव होते हैं। इफ़ एप्रोप्रिएशन एज पर द डीड इज़ मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में अगर हमारे पास एज्यूम करो कि अगर हमारा एप्रोप्रिएशन जो हमें अपने पार्टनर्स को देना है एज़ पर द डीड, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है देन दी अवेलेबल प्रॉफिट, तो अगर जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उससे अगर ज़्यादा है तो उस केस में ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे या कुछ और, मैंने क्लास में बताया हुआ है, यहाँ जस्ट मैं आपको हाई लेवल पे रिपीट करा रहा हूँ। सपोज एग्जाम्पल, इफ़ ए प्रॉफिट, अगर हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट आता है, P&L से 1 लाख का प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो हमारे पार्टनर से ए और बी में डिवाइड करना है। तो उसके लिए पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, उसमें हमें देख रहे हैं कि हमें सैलरी देनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए को देना है 60,000, बी को देना है 80,000, ओके। तो
इस केस में अभी हम देखोगे 60,000 प्लस 80,000 जो हमारा 1,40,000 होता है, विच इज़ 1,40,000 होता है, विच इज़ मोर देन दी 100,000 प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो उसको हम जिस रेशो में हमारा ये कमिटमेंट आता है, अप्रोप्रिएशन आता है, उसी रेशो में हम उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ नोट और प्लीज़ रिमेंबर, ये पॉइंट बार बार आएगा, ठीक है। सो प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन होगा प्रॉफिट जो हमारा 1,00,000 का प्रॉफिट था, या और 1,40,000 हमको 1,40,000 नहीं दे सकते, ठीक है, हम उतना ही दे सकते हैं, 1,00,000 ही दे सकते हैं। तो इस 1,00,000 को हमें जितना एक ए का कमिटमेंट है और जितना हमारा बी का कमिटमेंट है, ठीक है, हम उतना ही उस रेशो में हम उस 1,00,000 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अवेलेबल तो हमारे पास 1,00,000 ही है, ठीक है। 6 रेशो को 3:4 में लिख सकते हैं, ये बहुत बेसिक है, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। सो एक और चीज़, फिक्स कैपिटल कॉन्सेप्ट आता है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, ठीक है। थोड़ा आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिख दिया है, सो दैट इट बी ईजी, आपको ईजिली रिमेंबर रहेगा। फिक्स कैपिटल होता है, इसमें फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं। मतलब फिक्स कैपिटल का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स रहेगा, और वो तभी चेंज होगा जब उसमें कुछ एडिशनल कैपिटल आएगा। चेंज ओनली व्हेन द एडिशनल कैपिटल, जब उसमें हम एडिशनल कैपिटल लेकर आएंगे, कोई पार्टनर अगर एडिशनल पैसा लेके आता है तो ही हम कैपिटल अकाउंट को चेंज करेंगे। बाकी जो ट्रांजेक्शन कहाँ होगी, एज मैंने कहा कि इसमें 2 अकाउंट होते हैं, तो बाकी ट्रांजेक्शन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो सब करंट अकाउंट के थ्रू मूव होगी, बस इतना ही डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, फर्स्ट अकाउंट में इसमें एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स में बोल रहे हैं कि भी ये करंट अकाउंट की तरह ही काम करता है, तो उसमें जब एक ही अकाउंट होगा तो कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, ठीक है। होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। अगर कुछ डाउट है तो आप मैसेज में बोल सकते हैं, मैं इसमें आपको और क्लियर कर दूंगा, ओके। आज हमारा टारगेट है कि चैप्टर 1 को हम कंप्लीट कर दें, ठीक है, नहीं होगा तो फिर एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है, नो इशू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब कुछ टेक्निकल वो बोलते हैं कि पार्टनर को कमीशन देनी है, सैलरी देनी है, अब वो बोलते हैं ठीक है एज ए परसेंटेज, अब उसकी कंडीशन डाल सकते हैं, क्या क्या कंडीशन डाल सकते हैं, एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। आपको बोल सकते हैं कि इतने परसेंटेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन और एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ओके, और एज ए परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, ठीक है। तो जैसा भी होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एज इट इज़ उसका जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा और नेट प्रॉफिट में से हम उसका 10% सीधा रेट अप्लाई कर देंगे। बट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जो मतलब जैसे अभी हमने ऊपर किया था इस केस में, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र के केस में, जहाँ पर लिखा था नेट प्रॉफिट, नेट डिस्ट्रीब्यूशन, नेट परसेंटेज ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल या नेट डिविजिबल प्रॉफिट, उसका हमने आफ्टर चार्जिंग रिजर्व, मतलब रिजर्व काटने के बाद हमें 10% होना चाहिए, तभी हमने देखो 10/110 उसका डिविजिबल प्रॉफिट का किया था। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, कि जहाँ बोला जा रहा है हमसे कि आफ्टर कमीशन चार्जिंग कमीशन आप उस पर कैलकुलेट करो सैलरी और कमीशन, तो होगा नेट प्रॉफिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट को, कोई भी रेट 10% होता है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर, यानी अगर यहाँ पे मान लो 10% रेट है तो 10/110 हो जाएगा, ओके। होप इट्स क्लियर। अगर नहीं है तो आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं या मैसेज में बोल सकते हैं, देन आई विल क्लैरिफाई मोर टू यू। प्रोविज़न ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके ऊपर कुछ जस्ट डिटेल में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ओके। फर्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब अवेलेबल ही नहीं है, तो ये अलाउ नहीं होगा, नहीं है तो नहीं होगा, मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा तो आपको अलाउ नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब क्या करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं। पहला कंडीशन, अगर P&L अकाउंट में लॉस है, अगर लॉस आता है तो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आ रहा है तो हम लॉस को डिवाइड कर देंगे, है ना, उस रेशो में जिस रेशो में हमारे पास एप्रोप्रिएशंस आ रही हैं। एप्रोप्रिएशंस से यहाँ पे मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशंस इंक्लूड सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एनी अदर एक्सपेंस विच इज़ पार्ट ऑफ दी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो पार्टनर्स को हमें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पे करना है, उस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। बट
इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। ओके, नाउ प्रॉफिट इक्वल और मोर देन, अगर ज़्यादा है तो हम उस रेट पे दे देंगे जिस रेट पे हमने पार्टनरशिप डीड में एग्री किया होगा। ठीक है, अब एक तीसरा केस आता है यहाँ पे, जहाँ लिखते हैं कि अगर प्रॉफिट हमारे पास लेस है, कम है, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो उस केस में जब प्रॉफिट हम देखेंगे, जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, देखेंगे भी प्रॉफिट तो सफिशिएंट ही नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें। उस केस में क्या होगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट देंगे इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि जितना हमारा कमिटमेंट है उसी रेशो में हम ईच पार्टनर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन डीड सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। ठीक है, कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक चार्ज है। चार्ज यहाँ मतलब हो गया कि या फर्म को पे करना है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, फर्स्ट सेशन, जो आपने फर्स्ट सेशन सुना होगा उसमें इसको डिटेल में कवर किया गया था कि चार्ज जब ही आ जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड में ही लिख दिया कि ये चार्ज है, ठीक है, तो उस केस में P&L अकाउंट, इसे डेबिटेड टू द P&L अकाउंट, मतलब आपको जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ही इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इररिस्पेक्टिव, इसमें इसको कंपलसरी देना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि में प्रॉफिट है कि लॉस है। उस सिचुएशन में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको देना ही पड़ेगा। ओके, अब एक स्पेशल नोट आता है। नोट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन आर अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ओनली इन द रेशो ऑफ टोटल ऑफ, जो मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि एप्रोप्रिएशंस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कि जितना हमारा एप्रोप्रिएशन कमिटमेंट है, एप्रोप्रिएशन मतलब IOC, सैलरी एंड कमीशन, टोटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, उसी रेशो में हम जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको हम उसी रेशो में डिवाइड कर देंगे। ओके, होप इट्स क्लियर। नाउ एक नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, डिटरमाइनिंग दी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल कैसे हम लोग फाइंड आउट करें, ये आपके क्वेश्चंस में कई बार CBSE में भी पूछा गया है, तो आप प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ये बहुत ईजी है, आपको सिंपल एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, T फॉर्म में बनाना है, और उसमें जितने कंटेंट्स पहले आते हैं वो आप फिल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस जो हम बैलेंसिंग फिगर की तरह फाइंड आउट करेंगे, पार्टनर्स A एंड पार्टनर्स B, इसी तरह से आप अकाउंट्स अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं T फॉर्म में। देन जो उसमें कंडीशन में एग्ज़ाम में लिखा होगा कि अगर कुछ एडिशनल कैपिटल आती है तो कैश आप एंट्री करते जाएं, क्या कैश आएगा, प्लस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्रेडिट होता है पार्टनर्स को। फिर कुछ P&L एप्रोप्रिएशन वहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा तो वो आपको क्रेडिट आ जाएगा, ड्राइंग्स होगा तो कुछ डेबिट आएगा, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो वो भी पार्टनर्स को डेबिट हो जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन मीन्स जो आपको गिवन होगा ये। ठीक है, इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना, क्योंकि कभी कभी माइंड से आउट हो जाता है, तो आप जस्ट अपनी नोट्स में रखो, और इसको अगर एग्ज़ाम में आता है तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फॉर एवरीबडी, आई फील सो। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, बस आपको राइट टेक्निक पता होनी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर ना। अगर टेक्निक मालूम है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल अपेयरिंग द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या बोलते हैं, से ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स से विड्रॉल, मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है और ड्राइंग्स हमारी विड्रॉ होती है, विड्रॉल ऑफ द फंड्स और कैपिटल। ठीक है, नाउ इट्स अलाउड इफ़ पार्टनरशिप डीड अलाउज, अगर पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग्स विड्रॉ करना अलाउ होता है तभी ये कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट तभी अलाउड होगा जब पार्टनरशिप डीड में दिया हो। ये अब स्टार्टिंग से मैं इसको रिपीट करता आ रहा हूँ, सो आप आई थिंक टिल नाउ इट्स वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स एक्चुअली क्या होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी हो सकती हैं और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी होती है। ठीक है, यहाँ पे दो ड्राइंग्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस में जब दो तरीके से दिया जाएगा तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, तो सो आप अपना प्लीज़ पे अटेंशन हेयर ना। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है, इज नॉट अलाउड ऑन द विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो अलाउड नहीं होता। ठीक है, इट इज़ डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि हमने पैसा विड्रॉ कर लिया तो इंटरेस्ट इसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं ना। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
ठीक है। जो हम ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, ये पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमने पैसा तो तुरंत बाहर निकाल लिया ना, रिड्यूस कैपिटल इमीडिएटली, ठीक है। इसमें पैसा हम उसके अंदर इसी कैपिटल को तुरंत हमारा रिड्यूस हो जाता है। नाउ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अगर हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट हम ड्राइंग्स निकालते हैं तो इसके अंदर हम सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि हम ड्राइंग्स अकाउंट अलग से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इस केस में आपने नोट किया होगा, कि इसमें ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है, बट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होती है, ठीक है। इट कंसीडर्ड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है तो इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ड्राइंग्स अलग से अकाउंट में मेंटेन होती है, अगर ऑफ कोर्स पार्टनरशिप भी प्रोवाइड करती है तो, बट इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जाता है। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है उसको हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। रिड्यूस कैपिटल व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। अगर ये कैपिटल को रिड्यूस करती है, कैपिटल अकाउंट में एक्चुअली होता क्या है कि जब हम अपने फाइनल ईयर अकाउंट क्लोज करते हैं, है ना, साल के लास्ट में, तब हम क्या करते हैं, तब इस ड्राइंग्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम ड्राइंग्स अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ड्राइंग्स है तो वो उसमें से कैपिटल अकाउंट में से निकल जाती है, तो हमें जितना हमारा कैपिटल रहा है उतना ही उसी पर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपको इसमें और क्लैरिटी चाहिए तो इसके ऊपर एक क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कि अगर आपको इस पर कोई ड्राइंग्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको चाहिए तो, ठीक है, तो हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके ऊपर समझ सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। जब ड्राइंग्स होती हैं, जैसे अगर इरेगुलर ड्राइंग्स और रेगुलर ड्राइंग्स, मतलब इरेगुलर ड्राइंग्स का क्या हो गया, और रेगुलर ड्राइंग्स मतलब सेम अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं। रेगुलर ड्राइंग्स अगर हमने सेम अमाउंट विड्रॉ किया है और रेगुलर इंटरवल पे किया है तो उस रेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं। इरेगुलर ड्राइंग्स होता है जब सेम अमाउंट विड्रॉ होता है और सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल्स, मतलब आज 2 महीने बाद निकाला, फिर 3 महीने बाद, फिर पहले 11वें महीने में निकाला, फिर 8वें महीने में निकाला, फिर 6ठे महीने में निकाला। इस तरीके से इरेगुलर इंटरवल होता है, सेम इंटरवल नहीं होता कि जैसे एक होता है ना कि हर महीने की बिगिनिंग में निकाली है या हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाला है। इस केस में क्या होता है कि हम पैसा निकाल रहे हैं इरेगुलर इंटरवल्स पे। मतलब अगर एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो इसमें एक 2 मेथड है। सिंपल मेथड क्या होता है, अगर मान लो मैंने कोई 2000 रुपये विड्रॉ करे, 11 मंथ्स में विड्रॉ करे, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 11 महीने का लगेगा, करेक्ट। फिर दूसरा मैंने 5000 विड्रॉ किया 8 महीने पे, 8वें महीने में विड्रॉ किया, 8 महीने के लिए विड्रॉ किया तो 8 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। फिर 2000 मैंने विड्रॉ किया, 6 महीने के लिए विड्रॉ किया, मतलब 6ठे महीने में निकाला, तो उस पर 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो ये एक तो हम इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एक और भी मेथड है, इसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट मेथड से भी आप जो आंसर, तो इससे आंसर निकाल लो आप, ये भी आंसर सेम आएगा, या हम प्रोडक्ट मेथड से निकालें। उस मेथड में क्या होता है कि जितने महीने के लिए वो आउटस्टैंडिंग होता है पैसा, मतलब मान लो जैसे ये 11 मंथ्स के लिए, 8 महीने के लिए, 2 महीने के लिए और ये 0 महीने के, जितने भी महीने के लिए आउटस्टैंडिंग होता है, हम उसको अमाउंट ऑफ ड्राइंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और इसको फिर जो सम होता है, उस सम के ऊपर हम 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फॉर 1 मंथ के लिए हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हम बोलते हैं, ये इसको बेसिकली हम एवरेज आउट ही कर रहे हैं, ठीक है, बट इसको वी कॉल इट एज अ प्रोडक्ट मेथड। फिर इसको 1 मंथ के लिए उस पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, तो हमारा आंसर इस केस में और इस केस में सिंपल मेथड में सेम आएगा, ठीक है। नाउ अगर हमारा रेगुलर, ये तो हो गया इरेगुलर ड्राइंग्स। अगर रेगुलर ड्राइंग्स है, मतलब सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और रेगुलर इंटरवल्स हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है, जैसे उस केस में क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स, कि जितना हमारा टोटल ड्राइंग्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई द रेट
जितना भी रेट है, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, इसमें हम एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट आता है, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें हमने क्लास में एग्जांपल भी किया था कि एक बंदा, एक पार्टनर होता है, वो पैसा विड्रॉ करता है एवरी क्वार्टर, विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर करता है, वह फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द मंथ में क्वार्टर विड्रॉ करेगा। अगर मान लो वो जनवरी में विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, जनवरी में विड्रॉ कर रहा है, तो उसने ठीक है, 1 सेकेंड, ओके, जनवरी में उसने पैसा विड्रॉ किया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉ किया, तो उसके पास कितने मंथ रह गए, पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहा पैसा वो, ठीक है। तो 12 महीने के लिए यहाँ पे 12 महीने आ जाएगा, प्लस जो लास्ट महीने, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, जो लास्ट उसकी ड्राइंग्स होगी, जो लास्ट टाइम उसने कंपनी से पैसा निकाला होगा, ठीक है, मान लो उसने लास्ट 4th क्वार्टर में पैसा निकाला, तो देखो उसके पास 3 महीने ही बचे, ठीक है, 4 महीने बचे, तो उतने ही महीने का फिर हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने हर महीने अगर मैं पैसा निकालता हूँ, तो लास्ट बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालता हूँ, तो पहला जो मंथ लेफ्ट होगा 12 महीने होंगे, और लास्ट महीने का जो पैसा होगा उस पर 1 महीने का ही आउटस्टैंडिंग रहेगा, पीरियड रहेगा, तो जितना आउटस्टैंडिंग ये महीना रहेगा 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हम उसका कर देंगे, जो इस केस में 6.5 आता है। अगर यहीं पे एट द एंड ऑफ द मंथ होता तो ये 12 की जगह 11 हो जाता, और 1 की जगह 12 की जगह 11 हो जाता, और प्लस 11, और ये लास्ट वाला हमारा 0 हो जाता, ठीक है, क्योंकि एट द मंथ था, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता, उस केस में हमारा 5.5 हो जाता, ठीक है, इस केस में 6.5 है। ओके, सो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स कैसे करनी है रेगुलर ड्राइंग्स के केस में, और रेगुलर ड्राइंग्स के केस में जब भी अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो फर्स्ट आपको एस्टिमेट कर पहले देखना है कि ये रेगुलर ड्राइंग्स है या इरेगुलर ड्राइंग्स है, ठीक है। तो इरेगुलर ड्राइंग्स में आपको या सिंपल मेथड भी लगा सकते हो, या फिर उसमें प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो, और अगर आपकी रेगुलर ड्राइंग्स है तो आपको एवरेज पीरियड मेथड, इसमें मेथड है एवरेज पीरियड मेथड, इस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसी क्लास में मैंने क्वेश्चन भी कराया था, अगर आपको चाहिए तो दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं। नोट, इसके ऊपर नोट क्या रखना है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन विदाउट पर एनम इंटरेस्ट चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर, मतलब क्या होगा, कहीं कहीं आपको एग्जाम में पर एनम नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो कि अगर साल के बिगिनिंग या मिड में पैसा निकाला, 6 महीने के बाद निकाला, तो 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा तो 6 मंथ पे अप्लाई करते हो। बट इस केस में अगर यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा है तो रेट आप पूरी वैल्यू पे लगा दोगे, वहाँ आप टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करोगे, ओके। चलो नेक्स्ट, एक अभी इसके बाद होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। दिस नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, पास एडजस्टमेंट्स, ठीक है। पास एडजस्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट में क्या आता है, फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, ठीक है। क्या होता है कि जब पास जिसमें उसको आफ्टर क्लोजिंग बुक्स क्लोज करने के बाद हमको समझ में आता है कि यार हमने कुछ एरर कर दिया या कुछ ओमिशन कर दिया, मतलब कुछ गलती कर दी। कहाँ गलती कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में गलती कर दी। मतलब अगर मान लो हमने किसी को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, तो उसकी करेक्शन हमें करनी है। उसकी करेक्शन करने को ही हम पास एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन CBSE में बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज़ पे अटेंशन है कि एरर और ओमिशन इन द पास्ट फाइनेंशियल रेक्टिफाइड इन करंट ईयर आर पास एडजस्टमेंट्स। यही बात मैंने समझाई आपको, रेक्टिफाइड, ठीक है। इसको हम करंट ईयर में रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, सिंगल जर्नल एंट्री करके भी कर सकते हैं, या बाय पासिंग द सिंगल जर्नल एंट्री फॉर नेट इफेक्ट। मतलब हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे कि भाई, क्योंकि होता है क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो फर्म का प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म का लॉस है, यानी उसका एक्सपेंस है। पार्टनर्स के लिए ये चीज़ रिवर्स हो जाती है, करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स का एक्सपेंस होता है, तो उसका हम नेट एक्सपेंस करके पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट करते हैं। अभी हम इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। बाय पासिंग सिंगल जर्नल एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट एंट्री, या एक तो ये तरीका ये है कि आपने नेट इफेक्ट की एंट्री पास कर लो, या फिर आप सिंगल एक एंट्री पास करो फॉर ईच एडजस्टमेंट।
सबके एडजस्टमेंट के एक सिंगल एंट्री करके भी पास करके भी हम उसका एडजस्टमेंट को ठीक कर सकते हैं। अब इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस एनालिटिकल टेबल में क्या इस एनालिटिकल टेबल में आपको ये करना है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट टी फॉर्म में बनाने हैं। पहले इसमें पार्टनर ए और बी पार्टनर है, उसका टी फॉर्म में डेबिट क्रेडिट अकाउंट बनेगा, प्लस फर्म का भी बनाना है, क्योंकि फर्म का ही तो प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे, प्लस वही उसी में तो एडजस्टमेंट सारी एंट्री आएगी, ठीक है। जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मान लो मैं चार्ज करना भूल गया, फर्म में चार्ज करना भूल गया, तो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उतना अमाउंट पार्टनर्स के इसमें क्रेडिट हो जाएगा। करेक्ट है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, पार्टनर्स के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट करते थे, तो यहाँ पर भी क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स के अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। होप इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसमें इसका जो नेट इफेक्ट आएगा, ठीक है, बैलेंस होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, जो भी इसका एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस होगा, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अकाउंट में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसको ये भी जो बैलेंस आएगा, नेट इफेक्ट आएगा, इसको हम पार्टनर्स के में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और इसमें होगा कि आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस होगा और एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होगा, और सेम वे में हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंसेस क्लोज करने के लिए। ओके, होप इट्स क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे बोलो, कमेंट्स में बोलो, मैं इसके ऊपर एक आपको सेपरेटली क्वेश्चंस की भी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ठीक है। ओके, लेट्स वाइंड अप दिस बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो लेट्स वाइंड अप सेशन हेयर। वी विल मेक अनदर वीडियो फॉर चैप्टर 1।